हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर पार्ट 3। ओके, सो अभी तक इस चैप्टर में हमने न्यूटन के तीनों लॉ, द 3 लॉज ऑफ मोशन, वो हम पढ़ चुके हैं। आओ, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका मतलब क्या है भाई? मोमेंटम को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, है ना। मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। एंड फॉर अ सिस्टम इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और यू कैन से कंजर्व्ड। किसी भी सिस्टम के लिए वह हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगेन रिपीटिंग, मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एंड फॉर अ सिस्टम मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और यू कैन से कंजर्व्ड। अभी इसका मतलब क्या है एक्चुअली? दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो जो एक पूरा सिस्टम बना है ना, उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व्ड रहेगा। इसका मतलब क्या है? मान लो कि कि कोई दो ऑब्जेक्ट है ना। ये पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास हम मान लेते हैं m1, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास हम मान लेते हैं m2। ठीक है, पहला वाला ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इज u1, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट u2 इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक सिचुएशन हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट u1 ग्रेटर देन u2, यानी इस ऑब्जेक्ट A, है ना, इसको इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट A, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट B। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट A की इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 2 की इनिशियल वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट B की इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा रखी है हमने, ज़्यादा कंसिडर करिए। तो अब क्या होगा, थोड़ी, क्योंकि और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, u1 u2 से ज़्यादा रखा है हमने, तो थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B को आके हिट करेगा, है ना। सो उस हिटिंग को हम बोलते हैं कोलिजन। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये m1 ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B, m1 m2, ये आके इसको हिट कर देगा। सो दिस इज कोलिजन, टकराना यानी कोलिजन, है ना। टकराने के बाद बट ऑब्वियसली दोनों की वेलोसिटी में चेंज आएगा। ऑब्जेक्ट A की फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v1, और ऑब्जेक्ट B की फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v2। ये इनकी वेलोसिटीज में चेंज आ गया। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, मोमेंटम को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, यानी कोलिजन से पहले की सिचुएशन, है ना, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम प्लस ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम, इसका टोटल, और कोलिजन के बाद की सिचुएशन, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम प्लस ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम, ये इक्वल होना चाहिए हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली। तो इसका प्रूफ हम करके देखते हैं कि इक्वल होता है या नहीं होता है। ठीक है, अभी आप देखो, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम कितना है? मोमेंटम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम कितना होगा? m1 u1 मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम। ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी, m2 u2। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों के मोमेंटम को, तो ये हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम इतना है। ठीक है, टकराने के बाद का मोमेंटम टोटल कितना हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी m1 v1 प्लस
ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m2v2। तो ये हो गया मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। ठीक है, अब हमारा लॉ क्या बोलता है कि मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन दिस वन शुड बी इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो अभी हमने स्टेटमेंट बोला है वो ट्रू है, वो एग्जिस्ट करता है। तो अभी इसका प्रूफ देखते हैं हम कि इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलो बिफोर दिस, जब ये टकराए ना दोनों, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे जो फोर्स लगा रहा है ना, दिस वन, इसको हम नाम दे देते हैं एफ ए बी, है ना। एफ फोर्स और ए बी का मतलब ए ऑब्जेक्ट बी पे जो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो जब ए बी पे फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो उस फोर्स का नाम दे देते हैं एफ बी ए, फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, एफ इजिकल्स टू एम ए। लास्ट लेक्चर में पढ़ा है हमने, इसका डेरिवेशन भी किया है। तो अब ऑब्जेक्ट ए के लिए मैं यहां लिख सकता हूं एफ ए means force applied by object A on object B, है ना। तो एफ ए बी ले लो यार, एफ ए बी, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, मास। तो ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है, m1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऑब्जेक्ट ए के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v1, और ऑब्जेक्ट ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1 डिवाइडेड बाय t। ठीक है ना। तो एफ ए बी कितना हो गया, m1 a, और a क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सिमिलरली एफ बी ए क्या होगा, ऑब्जेक्ट बी की बात हो रही है तो सेम फॉर्मूला लगाओ, एम ए। तो मास ऑब्जेक्ट बी के लिए कितना होगा, है m2 है, और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऑब्जेक्ट बी के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u2 डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहां पे अभी हमने न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के ये दोनों एक्सप्रेशन निकाल लिए। राइट, नाउ फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, एक्शन रिएक्शन लॉ, है ना। तो जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट ए बी को टकराएगा तो क्या होगा, जितना फोर्स ऑब्जेक्ट ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट बी ए पे लगाएगा, बट दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट। तो ए कितना फोर्स लगा रहा है बी पे, एफ ए बी,
ये किसके बराबर होगा, बी कितना फोर्स लगा रहा है ए पे, एफ बी ए के, है ना। तो स्टेटमेंट क्या था, आफ्टर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, तो ये इक्वल हो गया, एंड अपोजिट रिएक्शन, बट दोनों के डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट है, तो यहां मैं माइनस लगा देता हूं, दैट्स इट। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया, है ना। अभी ये वैल्यूज रख देते हैं हम, एफ ए बी की वैल्यू कितनी है, दिस वन, तो एफ ए बी की जगह ये वैल्यू रख दो, m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं, एफ बी ए इज दिस m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t। ठीक है भाई, t से तो t कैंसिल कर दिया हमने, है ना। अभी लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट ओपन कर लो, तो क्या मिला मुझे, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस, ब्रैकेट के अंदर ओपन कर लेते हैं, m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, अब इसके आगे यहां पे लिख देता हूं मैं, तो इंप्लाइज, ये बाहर माइनस है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको तो एज इट इज रख देता हूं, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू, ये बाहर माइनस है तो आएगा माइनस m2 v2, और अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो प्लस m2 u2। ठीक है भाई, अब ये जो माइनस वाला एक्सप्रेशन है इसको ले जाता हूं इधर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाले को ले जाता हूं इधर, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस वाला कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो m1 u1 को ले जाता हूं मैं उधर, तो क्या हो जाएगा, m1 u1, चलो इसमें कंफ्यूजन होगा तो एक काम करते हैं, पहले एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, इसको सेम लिख देता हूं मैं, m1 v1, है ना, ये तो यहीं रखा हमने, और ये m2 v2 को इधर ले आए हम, तो ये प्लस का हो जाएगा m2 v2। ठीक है, इस माइनस के m1 u1 को उधर ले गए, तो ये प्लस का m1 u1 हो गया, प्लस m2 u2। तो देखो भाई, हो गया प्रूफ, कोलिजन से पहले का मोमेंटम कितना है, ए के लिए m1 u1 और बी के लिए m2 u2, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, तो देखो ये रहा m1 u1 प्लस m2 u2, और कोलिजन के बाद का मोमेंटम ए का कितना हो गया, m1 v1 और बी का m2 v2, दोनों को जोड़ दो, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, तो देख लो m1 v1 प्लस m2 v2, तो प्रूफ हो गया ना भाई, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो देखो भाई, ऐसे करके हमने ये प्रूव कर दिया कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ट्रू, है ना, ये एग्जिस्ट करता है। अगेन रिपीटिंग, मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना, क्रिएट भी नहीं कर सकते इसको, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। The total momentum of a system remains constant or you can say conserved, है ना। तो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर एक साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम सेम होगा, और उसको हमने ये इससे प्रूव कर दिया। ठीक है, ये कंसिडरेशन करेंगे हम कि u1 वेलोसिटी u2 से ज़्यादा रखी है हमने, तो थोड़ी देर के बाद आके ऑब्जेक्ट ए बी को टकराएगा, है ना। अभी इसको देखो, याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, ये सारा कंसिडरेशन करने के बाद पहले हमें लगाना है न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, उससे ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का फोर्स निकाल के रख लेना है हमें, उसके बाद लगाना है हमें न्यूटन का थर्ड लॉ। तो पहले सेकंड लॉ फिर थर्ड लॉ लगाओ, आपके सामने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इस चैप्टर की थ्योरी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ सेलेक्टिव न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें आपके पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का पैटर्न कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी एक लेक्चर और रखेंगे इस चैप्टर के लिए।
आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ठीक है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो भाई जल्दी सब्सक्राइब करो, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।